विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो उत्तराखंड कर रहे थे भाई, हम खिलाड़ियों के बारे में पढ़ रहे थे। आज आगे खिलाड़ी करने हमने। उत्तराखंड जितना भी मैं बता रहा हूं, हालांकि सभी किताबों में है, लेकिन क्या क्यों बताया जा रहा है? ये श्रवण ज्ञान। क्या है ये भाई? काम करते हुए आप, खासकर जो उत्तराखंड की बालिकाएं हैं, बालक हैं, कोई काम कर रहे हैं, अपना मोबाइल ऑन किया और सुनते रहे, तो श्रवण ज्ञान सुन सुनकर भी क्या होता है? याद होता है ना। बाकी तो सब किताबों में लिखा हुआ है। कई बार क्या होता है कि किताबें पढ़ नहीं पाते हैं, दिक्कत होती है पढ़ने में, तो सुनकर भी क्या होता है? याद होता है। बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं, आ रखे हैं, दरोगा वाले फॉर्म आपके आ चुके हैं, उनके लिए भी क्या मिलेगा? उनको भी बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। तो आज खिलाड़ी करने हमने क्रिकेट के। कौन से? तारा रावत। सबसे पहले सुश्री तारा रावत जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पौड़ी की हैं। इन्होंने श्रीलंका दौरे पर जब भारतीय महिला टीम के एक सदस्य के रूप में 6 विकेट लिए थे। कितने? तो 6 विकेट लेने का रिकॉर्ड किनके नाम पर है श्रीलंका में? आंसर सुश्री तारा रावत, पौड़ी, ठीक है। दूसरे हैं महेंद्र सिंह धोनी। इनसे सब परिचित हैं। यद्यपि जन्म इनका कहां हुआ था? रांची में हुआ था। रांची कहां पड़ता है? झारखंड, ठीक है। लेकिन मूल रूप से कहां के हैं? अल्मोड़ा के हैं। अल्मोड़ा में भी कहां के हैं? ल्वाली गांव। ये याद रखना है आपने, क्वेश्चन बन चुका है पहले, दोबारा बन सकता है। ल्वाली गांव अल्मोड़ा के हैं महेंद्र सिंह धोनी। पिछले साल आए थे, वो अपने गांव में आए थे कई सालों बाद, है ना। क्योंकि भाई क्या है, ग्राम देवता की पूजा तो करनी पड़ती है एक बार। क्या करनी पड़ती है? आप कितने भी सफल हो जाओ, कितने भी आप क्या हो जाओ, धनाढ्य हो जाओ, लेकिन ग्राम देवता कभी कभी रुष्ट होते हैं, तो आना पड़ता है गांव में और क्या करना पड़ता है? पूजा करनी पड़ती है। तो अल्मोड़ा के ल्वाली गांव के निवासी हैं। इन्होंने अपने नेतृत्व में भारत को कई विजय दिलवाई हैं। आपको पता है विश्व कप भी दिलवाया, ठीक है, इनकी कप्तानी में। सितंबर 2010 में उत्तराखंड सरकार ने धोनी को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन यानी वन्य जीव प्रतिपालक की मानद उपाधि प्रदान की थी और बाघों के संरक्षण के लिए चलाए जाने वाले अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। क्या किया था? ब्रांड, बाघों के संरक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। किसको? महेंद्र सिंह धोनी को। किसने? उत्तराखंड सरकार ने। कब? सितंबर 2010 में। किन किन नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क का वाइल्ड लाइफ वार्डन यानी वन्य जीव प्रतिपालक, वन्य जीव प्रतिपालक की मानद उपाधि प्रदान की थी। इतना समझ में आ गया? अगले हैं आशीष सिंह नेगी। आशीष सिंह भारत के दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के उपकप्तान थे, उपकप्तान हैं, और उत्तराखंड दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, ठीक है। तो दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के उपकप्तान, भारत की जो दृष्टिहीन क्रिकेट टीम है, और उत्तराखंड दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के क्या है? कप्तान है। अगला नाम है एकता बिष्ट। जाना माना नाम है, अल्मोड़ा की हैं। अल्मोड़ा में जन्मी एकता बिष्ट भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक प्रमुख बॉलर हैं। एकता बिष्ट क्या हैं? बॉलर हैं। 2011 में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में प्रवेश किया और अब तक 100 से अधिक वनडे और 25 से अधिक T20 मैच खेल चुकी है। इतना समझ में आ गया? अगली है स्नेह राणा। स्नेह राणा जोहड़ी गांव देहरादून की रहने वाली हैं। जोहड़ी गांव देहरादून। स्नेह राणा 2014 में श्रीलंका के खिलाफ हुई सीरीज के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वनडे में प्रवेश किया और तब से अनेक मैच खेल चुकी हैं। स्नेह राणा कहां की हैं? जोहड़ी गांव की हैं, ठीक है। और पहली बार 2014 में खेली है श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी। अगला नाम जाना माना नाम उन्मुक्त चंद। कौन? उन्मुक्त चंद मूल रूप से खड़क्क्यू मल्या गांव, खड़क्क्यू मल्या गांव पिथौरागढ़, खड़क्क्यू मल्या गांव पिथौरागढ़। मल्या बोलते हैं ऊपर के लिए, शायद तल्या और मल्या ना, ऊपर के लिए मल्या और नीचे के लिए, नीचे का गांव जो होगा उसको तल्या, ऐसे बोलते हैं कुमाऊनी भाषा में, देख लीजिएगा। तो खड़क्क्यू मल्या गांव पिथौरागढ़ के निवासी उन्मुक्त चंद भारत के अंडर 19 टीम के कप्तान रहे हैं। अंडर 19 टीम के कप्तान रहे हैं कौन? उन्मुक्त चंद। इन्होंने अपने नेतृत्व भारत को
अपने नेतृत्व में भारत को 3 बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप दिलाया। 2013 में इन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा 11 लाख रुपए का चेक देकर पुरस्कृत किया गया था। इतना समझ में आ गया? ठीक है भाई। उसके बाद प्रमुख खिलाड़ी शतरंज के बता रहा हूं मैं, और साथ में ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं कि और खिलाड़ी नहीं है क्रिकेट के, वो करंट में पढ़ेंगे हम, जो वर्तमान में चल रहे होंगे। ठीक है। प्रमुख खिलाड़ी जो शतरंज के हैं, वो उसमें सबसे बड़ा नाम है परिमार्जन नेगी। कोलानी गांव चमोली के निवासी हैं। कोलानी गांव चमोली के निवासी परिमार्जन नेगी को सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल मास्टर होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? आंसर परिमार्जन नेगी, कोलानी गांव चमोली। क्लियर हो गया? ये अब तक कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिताब जीत चुके हैं। 2010 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार बहुत बड़ा खेल पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है। कृपया जिन जिन लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है उनकी लिस्ट अलग बना दीजिए। उनमें से एक आपके परिमार्जन नेगी जी भी है। ठीक है। अच्छा जी। फिर एथलीट में भाई, अगर प्रमुख खिलाड़ी एथलीट की बात करते हैं तो सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, ये चमोली के हैं। आके सुरेंद्र सिंह भंडारी जी चमोली के हैं। सुरेश चंद्र पांडे ये अल्मोड़ा के हैं। पंकज डिमरी राज्य पुलिस चमोली के हैं। महेश सिंह फड़तियाल ये चंपावत के हैं। यशवंत सिंह रावत जी देहरादून के हैं। त्रिलोकपाल सिंह जी देहरादून के हैं। गजेंद्र सिंह नेगी देहरादून के हैं। भारद्वाज राजेश हरि प्रसाद ये नैनीताल के हैं। हरीश तिवारी नैनीताल के हैं। पुष्पा सिंह पिथौरागढ़ के हैं। हीरा सिंह रौतेला पिथौरागढ़ के हैं। गीता मनराल, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, गीता मनराल पिथौरागढ़ की हैं। विनोद पोखरियाल पौड़ी के हैं। ये सब क्या हैं? एथलीट हैं। कहां के? उत्तराखंड के। ठीक है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक पदक प्राप्त कर चुके हैं, तो इनके नाम याद रखने हैं आपने, खासकर सुरेंद्र सिंह भंडारी जी चमोली, और एक नाम आपने गीता मनराल पिथौरागढ़, इनका नाम जरूर याद रखना है। सभी बड़े नाम हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये 2 क्वेश्चन देखे हैं मैंने, सुरेंद्र सिंह भंडारी जी चमोली और गीता मनराल पिथौरागढ़, दोबारा बनने की संभावना है। ठीक है। अच्छा जी। तो और जो मैं बता देता हूं कुछ नाम और हैं, जैसे मधुमिता बिष्ट हैं, वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। 2006 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्हें मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। अरुण जखमोला जो हैं वो वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। अरुण जखमोला वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। सबाली बानू टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। सबाली बानू राष्ट्रीय टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। सुरेंद्र सिंह वाल्दिया ये अंतरराष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी हैं। यहां से क्वेश्चन बन चुका है शायद, अंतरराष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी, क्योंकि इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैंने कहा जिन जिन लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनकी लिस्ट अलग रखनी है आपने, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता नहीं है, या कौन कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। तो सुरेंद्र सिंह वाल्दिया जी अंतरराष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। अगले हरिदत्त कापड़ी जी अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, ये भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। हरिदत्त कापड़ी जी अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। सुशीला राणा अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हैं। सुशीला राणा अंतरराष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी हैं। सुरेंद्र सिंह कनवासी ये अंतरराष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी हैं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है। तो अंतरराष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी में एक सुरेंद्र सिंह वाल्दिया नाम पढ़ लिया आपने, एक सुरेंद्र सिंह कनवासी, 2 नाम पढ़ चुके हैं, दोनों ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। राहुल बिष्ट ये वाली बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया खिताबधारी हैं। राहुल बिष्ट बाली बॉडी बिल्डिंग, मिसप्रिंट है, बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया खिताबधारी हैं राहुल बिष्ट। ठीक है। और अब मैं बता रहा हूं आपको साहसिक खेल पर्यटन। आपको पता ही है उत्तराखंड में ट्रैकिंग, पैदल यात्रा जिसे बोलते हैं ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग जल क्रीड़ा है, माउंटेनरिंग पर्वतारोहण है, स्कीइंग, आइस स्केटिंग जिसको बोलते हैं, आइस हॉकी, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, है ना, और वन्य प्राणी दर्शन आदि साहसिक खेलों की व्यापक संभावनाएं हैं। तो
इसमें सबसे अच्छा अगर आप मेरे से पूछें तो वो क्या है? ट्रैकिंग। क्या है? बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उत्तराखंड में ट्रैकिंग का, लेकिन क्या है, अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। और कई क्षेत्र जो हैं वो प्रोहिबिटेड हैं, कहीं पर जैसे नेशनल पार्क हो गए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ठीक है, मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, जैसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं रूपकुंड, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व है, थोड़ा महंगा पड़ता है वहां जाना, है ना। उसका एक ही तरीका है कि नंदा राज जात में जाइए और रूपकुंड नरकंकालों की भूमि के दर्शन भी कीजिए, साथ में क्या नंदा देवी के दर्शन भी कीजिए। छतोलियां जाती हैं, चौसिंगा खाडू जाता है ना। होमकुंड में जाकर समाप्त होती है यात्रा, समाप्त नहीं होती, मतलब वहां पे खाडू छोड़ दिया जाता है, चौसिंगा खाडू, ठीक है। सबसे ज्यादा जो लोग जानते हैं, मतलब ऋषिकेश को खासकर जो जानते हैं लोग, वो किस लिए जानते हैं? रिवर राफ्टिंग की वजह से जानते हैं। और ऐसा नहीं कि रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश शिवपुरी से ही होगी, रिवर राफ्टिंग देवप्रयाग से भी होती है। कुछ जो लोग हैं जो और ज्यादा चाहते हैं, दिल मांगे मोर वाले, वो रुद्रप्रयाग से भी करते हैं, ये पता है। और ऐसी अनेक नदियां हैं जहां पर रिवर राफ्टिंग की जा सकती है। क्या की जा सकती है भाई? जैसे जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, वहां का पानी तो हाइपोथर्मिया, मतलब नीचे गिरे तो समझ लो वेट सूट पहन के जाना पड़ता है, वहां टफ है राफ्टिंग। आपके हिमाचल में भी टफ है, लेकिन सबसे सेफ नदी जो है वो कौन सी है? गंगा। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी ट्रिब्यूटरीज पर अब बात चल रही है, अलग अलग जगहों पर राफ्टिंग शायद हो सकता है, क्या उत्तरकाशी वगैरह इधर भी कराई जाए, है ना। तो रिवर राफ्टिंग भाई, माउंटेनियरिंग बहुत अच्छी संभावनाएं हैं उत्तराखंड में, स्कीइंग की संभावनाएं हैं, आइस हॉकी, पैराग्लाइडिंग, ठीक है। इन साहसिक क्रीड़ाओं में भाग लेने के लिए प्रत्येक वर्ष देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। अतः राज्य सरकार इन आयकारी खेलों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रमुख साहसिक खेलों से जो संबंधित जो कुछ स्थल है उनके बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। और यकीन मानिए, ट्रैकिंग पे जब जाते हैं ना आप, ट्रैकिंग पे जब जाते हैं, जैसे 5 दिन का है आपका ट्रैकिंग, तो ये मान के चलिए आप कि आपको ये पता नहीं चलता कि दुनिया में क्या हो रहा है। सारी टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब खत्म हो जाता है। सिर्फ क्या दिखाई देता है? सुबह सुबह जो आपका गाइड होता है वो उठाता है, टेंट की चेन खोलता है, बोलो भाई उठो, कोई नहाना नहीं धोना नहीं, कौन नहाएगा उतनी ठंड में। और उसके बाद फिर डेस्टिनेशन बताया जाता है कि भाई आज वहां तक पहुंचना है, क्या करना है। बड़ा आनंद आता है, रात को बॉनफायर लकड़ी वकड़ी जलाकर हल्का फुल्का खाना खाना होता है ना। जीने के लिए खाना होता है, खाने के लिए नहीं जीना होता, फिर भी वो पूरी व्यवस्था करते हैं वो लोग उत्तराखंड में, ठीक है। बड़ा ही आनंद, और खासकर बुग्यालों में, कहा जब बुग्यालों में, और खासकर कौन सा महीना? सितंबर, अगस्त, है ना। और कुछ लोग आजकल भी जाते हैं बर्फ देखने के लिए। स्कीइंग भाई, अगला स्कीइंग के बारे में बता दूं, सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है। चमोली जिले में ओली स्कीइंग, ओली सुना है? जोशीमठ ओली, है ना। ओली स्कीइंग और अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल है। ओली स्कीइंग और अन्य शीतकालीन खेलों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल है, तो आपको पहले जोशीमठ जाना पड़ेगा, वहां से ओली, ठीक है। यह केंद्र अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जो कि नंदा देवी, कामेट, माणा शिखर, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथी गौरी आदि पर्वतों के मध्य स्थित। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, ओली किसके मध्य स्थित है? नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट है, माणा शिखर दिखता है वहां से, द्रोणागिरी दिखती है, नीलकंठ, हाथी गौरी के आदि पर्वतों के मध्य है। यहाँ हिम क्रीड़ाओं का 4 से 14 दिन तक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और 1987 से यहाँ प्रतिवर्ष गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्कीइंग महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? स्कीइंग महोत्सव भी मनाया जाता है। यहाँ स्कीइंग हेतु सर्वोत्तम समय मध्य दिसंबर से मार्च तक, मध्य दिसंबर से, तो अभी टाइम है, अगर कोई जाना चाह रहा है स्कीइंग करने तो आज जा सकता है, ठीक है। आज मेरे ख्याल से बर्फबारी जरूर हुई होगी, क्योंकि आज बारिश हुई है, चक्राता में हुई है, मसूरी, धनोल्टी, कद्दूखाल हुई है क्या? पता करो भाई। ठीक है। ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग, रज्जू मार्ग ओली परियोजना बोलते हैं इसको। रज्जू मार्ग समझते हो? अरे जैसे आपके, हाँ, चक्राता में बर्फबारी हो रही है इस समय, वेरी गुड।
मसूरी का पता करो, कद्दू खाल का पता करो पहले तो। कद्दू खाल समझ रहे हो कहाँ? सुरकंडा देवी का मंदिर जो है कर्णाताल, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं भाई, जो औली परियोजना है, रज्जू मार्ग का मतलब, भाई आप जाते तो हो ये मनसा देवी माता जो जाते हो हरिद्वार में, तो क्या ट्रॉली से जाते हो ना, तो वैसे यहाँ, लेकिन ये वाला जो रज्जू मार्ग है बड़ा है, कैसा है, बड़ी ट्रॉलीज हैं बहुत। तो इसका क्वेश्चन पूछा एक बार कि शुभारंभ कब हुआ, तो जुलाई 1983 में इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। अक्टूबर 93 में यह लोकार्पित किया गया। तो ये पूछा था कि रज्जू मार्ग कब पूरा हुआ। अब सोचो, इंदिरा गांधी जी ने शुरू कराया था 83 में, तब जाके 93 में, अक्टूबर 93 आंसर था। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, औली रज्जू मार्ग का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ, आंसर अक्टूबर 93, क्योंकि लोकार्पित किया गया, लोगों को अर्पित किया गया, लोगों को। समझ में आया? तो अक्टूबर 93 तक से क्वेश्चन पूछे हुए लोक सेवा आयोग उत्तराखंड में, ठीक है। दोबारा पूछ सकता है, कृपया याद कर लीजिए कि अक्टूबर 1993, और शुभारंभ किसने किया था? 1983 में इंदिरा गांधी जी ने किया था, ठीक है। औली में खेल प्रेमियों व पर्यटकों हेतु फाइबर के छोटे छोटे आवास बने हुए हैं। 600 मीटर की चेयर लिफ्ट बनी हुई है, 600 मीटर की चेयर लिफ्ट, है ना। विदेशों में जैसा होता है ना, देखा होगा आपने स्विट्जरलैंड वगैरह में, चेयर लिफ्ट मतलब, हाँ, फिर कई तो जो स्कीइंग वाले तो वहीं से कूदते हैं वो। चेयर लिफ्ट है, 500 मीटर की स्की लिफ्ट है, और स्नो बीटर्स आदि बनाए गए हैं। वैसे जोशीमठ से औली की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर, लेकिन रोपवे से मात्र 4.15 किलोमीटर। अगर आप जोशीमठ से औली जाओगे तो भाई 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन औली से, जोशीमठ से औली अगर आप रोपवे से जाएंगे तो 4.15 किलोमीटर। कितना बढ़िया लगेगा। अरे भाई, आप मनसा देवी जाते हैं, मनसा देवी तो थोड़ा सा है नीचे, हरिद्वार में बैठे हैं, ऊपर मनसा देवी मुश्किल से 5-10 मिनट में पहुंच जाते हैं। और एक सामने देवी माता जी हैं, कौन सी है? चंडी देवी जी हैं। कौन से पर्वत पर है वो? हाँ, वो नील पर्वत पर है। जो मनसा देवी जी हैं वो विल्व पर्वत पे है। विल्व मतलब होता है बेलपत्री, है ना। माता जी ने जब भोजन त्याग दिया तब बेलपत्री के पत्ते खाएगी, इसलिए विल्व पर्वत बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? और सामने जो पर्वत है वो है नील पर्वत, वहां पे चंडी देवी है, विल्व पर्वत पे मनसा देवी। ये तो छोटे छोटे रोपवे हैं। अब आप सोचो 4.15 किलोमीटर, आनंद आ जाएगा भाई, है ना। अरे देखो तो सही, पहले अपने राज्य में घूमो, क्या करो, फिर अपने देश में घूमो, उसके बाद फिर अगर तब कुछ बचता है तो तब विदेशों में चले जाना, मालदीप मत जाना, ठीक है? कुछ भी मांगे, माफ करने का मतलब दूसरी गलती करने का मौका देना। खेलो चाइना कार्ड खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग चाइना कार्ड खेल रहे हैं उन्हें एक बार खेलने दो, है ना। सटे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता का व्यवहार करना चाहिए। तो भाई, यह एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे है भाई। क्या है? एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कौन सा है? आंसर औली, आंसर औली। औली के अलावा राज्य में अन्य प्रमुख स्कीइंग स्थल हैं। औली के अलावा राज्य में प्रमुख स्कीइंग स्थल है। एक चीज और बता देता हूं आपको, देश के प्रधानमंत्री को कहा गया है, किसको कहा गया है? हम अपने राज्य के अंदर, हो सकता है मतभेद हो, पॉलिटिकल मतलब हो सकता है कोई किसी पार्टी का हो, कोई किसी पार्टी का हो, लेकिन बात जब अगर कोई विदेशी अगर हमारे प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलेगा तो उसको दंड तो अवश्य दिया जाएगा। समझ में आया? उसे बताया जाएगा कि हम कौन हैं और हमारी वजह से आपकी क्या इकोनॉमी चल रही है, और आप हमारे प्रधानमंत्री को क्या ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। संसद के अंदर कितना भी लड़ लें, देश के अंदर हम कितना भी विवाद कर ले आपस में कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, लेकिन बाहर वाला नहीं बोलेगा हमारे बारे में। आर्टिकल 19 नहीं दे रखा हमने उनको, क्या वाक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है उन्हें कि कुछ भी बोल लेंगे। समझ में आया? इसी को एकता बोलते हैं। चलो, औली के अलावा राज्य में अन्य प्रमुख स्कीइंग स्थल है भाई। देहरादून में 129 किलोमीटर दूर चक्राता के पास मुंडाली, चक्राता के पास मुंडाली, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। कृपया इसको क्या कीजिए भाई, जौनसार में पड़ता है, जौनसार बाबर में पड़ता है। मुंडाली बड़ी सुंदर जगह है, चक्राता में है। उत्तरकाशी में दयारा, क्या बोलना, दयारा तो स्वर्ग है, दयारा बुग्याल, क्या उत्तरकाशी में दयारा, कुश कल्याण और केदार कांठा,
ये ऐसी जगह है जहां जाकर आपको मतलब स्वर्ग की अनुभूति होगी। और फिरदौस की जो किताब है ना शाहनामा, कि गर फिरदौस रूमी जमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्तु, पर ये शब्द अपने आप ही निकलेंगे आपके कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है, 3 बार बोलेंगे आप। कहां कहां? दयारा चक्राता के पास मुंडाली हो गया, उत्तरकाशी में क्या हो गया आपका? दयारा हो गया, कुशकल्याण हो गया, केदार कांठा हो गया। पिथौरागढ़ से अगर आप 127 किलोमीटर दूर जाएंगे मुंसियारी, मुंसियारी बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर लोग, बहुत अच्छे लोग। कहां के? मुंसियारी के, ठीक है। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई मुंसियारी? यहां से जब जाओगे आप तो शॉल और दुशाले लेके भी आना। ऊनी क्या मिलते हैं यहाँ पर? वस्त्र मिलते हैं, शॉल और दुशाले। तो अपने जो बड़े लोग हैं आपके, जो जिन्हें मैंने कहा क्या बुजुर्ग, जो विरासत है आपकी, उनको भेंट करें वो, क्योंकि ठंड किन्हें लगती है? बुजुर्गों को। शॉल और दुशाले, ठीक है। मुंसियारी के पास स्थित मिलम नामिक रालम, मिलम नामिक रालम ग्लेशियर, रालम है रालम, रामल गलत लिखा हुआ है, रालम, मिलम नामिक और रालम ग्लेशियर। और चिपलाकोट घाटी, ऐसे टिहरी में पनवाली, भाई इसके बारे में भी लोग कम जानते हैं। अधिकतर लोग यहाँ पर टिहरी डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपको नहीं पता होगा पनवाली कहां पर है। तो कृपया इसको मैप में क्या कीजिए, हिट कीजिए। किसके माध्यम से? अपने फेसबुक के माध्यम से प्रचार कीजिए भाई, आप ही हो सबसे बड़े प्रचारक। सरकार करेगी बाद में, पहले आपने करना है अपने क्षेत्र का, तभी विकास होगा। और क्या मिलेगा? स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, ठीक है जी। अगली है रीना धर्मशक्तु, भाई इनके बारे में सुना है? पिथौरागढ़ की रीना धर्मशक्तु, कौशल धर्मशक्तु, रीना कौशल हो गई है, पहले रीना धर्मशक्तु था। रीना कौशल ने 31 दिसंबर 2009 को अंटार्कटिका साउथ पोल में 900 किलोमीटर की स्कीइंग ट्रैक को रिकॉर्ड 40 दिन में पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित किया था। यह क्वेश्चन बन चुका है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पहले बन चुका है, दोबारा बनने की संभावना है। पिथौरागढ़ की रीना धर्मशक्तु, जिन्हें अब रीना कौशल के नाम से जाना जाता है, 31 दिसंबर 2009 में अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, पता है ना किस प्रकार की हवाएं चलती हैं, हिम झंझावत चलते हैं, वहां पर 900 किलोमीटर की स्कीइंग ट्रैक को 40 दिन में पूरा किया, कीर्तिमान बनाया इन्होंने। क्या बनाया भाई? उत्तराखंड की बेटी थी, ठंड से परिचित थी। हालांकि अंटार्कटिका में तो उत्तराखंड से कई गुना ज्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, -40, -30 ऐसा टेम्परेचर रहता है, हवाएं चलती हैं बड़ी खतरनाक, उसमें स्कीइंग की इन्होंने, 40 दिन में पूरा किया, ठीक है। अगला रिवर राफ्टिंग, भाई जल क्रीड़ा भी एक लोकप्रिय साहसिक खेल है, आपको पता है। इसके अंतर्गत वाटर स्कीइंग, स्पीड बोटिंग, पैडल बोटिंग, रोविंग, सेलिंग, कैनोइंग और क्याकिंग। क्याक समझते हो? राफ्ट के साथ देखा होगा आपने, सुरक्षा के लिए ले जाते हैं क्याक, और वैसे भी क्याक अलग से भी चलाई जाती है, ठीक है। क्याकिंग आदि खेल सम्मिलित हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर गंगा के तट पर स्थित कौड़ियाला, क्या कौड़ियाला रिवर राफ्टिंग का सर्वोत्तम स्थान है। वैसे शिवपुरी है ना। हम लोगों ने तो तब से देखा है शिवपुरी को जब बहुत कम लोग आते थे, जब 1992, 93 है ना। तो भाई शिवपुरी कौड़ियाला सर्वोत्तम स्थान है, यहाँ प्रशिक्षण की सुविधा है और आवश्यक सामग्री भी सुलभ है। देवप्रयाग के ऊपर अलकनंदा में और रामनगर में, कोसी में रिवर राफ्टिंग की सुविधाएं हैं। रामनगर में, कोसी में रिवर राफ्टिंग की सुविधाएं हैं। आसन बैराज, यमुना पर है आसन बैराज, बैरेज बोलते हैं वैसे, लेकिन हिंदी में हम बैराज बोलते हैं, बैरेज। आसन बैरेज को जल क्रीड़ाओं का केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। कहां पे है आसन बैरेज? जब आप हरवटपुर से आगे जाओगे ना पोटा साहब की तरफ, तो उस तरफ मिलेगा कहीं आपको आसन बैरेज, ठीक है। जल क्रीड़ाओं के रूप में क्या किया जा रहा है भाई? विकसित किया जा रहा है। टिहरी बांध जलाशय में रिवर राफ्टिंग की सुविधाएं हैं। टिहरी झील को उस हिसाब से अभी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जिस हिसाब से मिलनी चाहिए थी। इतनी बड़ी झील है, इतनी सारी जल क्रीड़ाएं हो सकती हैं कि मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। क्या है? रोड भी बहुत अच्छी बन चुकी है, पहुंच सकते हैं आप आराम से। कितने घंटे में? मुश्किल से कितने लगते होंगे? 2-2.5 घंटे,
2.5 घंटे लगते हैं, है ना। तो लोगों को बताना पड़ेगा, आप उत्तराखंड के लोग हैं, आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई राफ्टिंग करने आया तो उन्हें बताना कि अगर आपको और ज्यादा देखना है, आइए हम आपको कहा एक जगह बताते हैं, कहा टिहरी झील, कहाँ की, और वहां पर्यटन को क्या कीजिए, विकसित कीजिए। क्या कीजिए, विकसित कीजिए। और साफ सुथरा पानी है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है वो उधर वो हाउस बोट वाला कि उसी में सारी गंदगी जा रही है। बिल्कुल साफ सुथरा पानी है, ठीक है। तो भाई टिहरी बांध जलाशय में रिवर राफ्टिंग की सुविधाएं हैं। नैनीताल के पास नौकायन दौड़ और नानक मत्ता उधम सिंह नगर के नानक सागर में भी जल क्रीड़ाओं के आयोजन किए जाते हैं। कहां पर भाई, नैनीताल में पाल नौकायन दौड़, पाल वाले जो जहाज, पाल वाली नौकाएं होती हैं, कपड़ा लगा होता है, देखा होगा आपने, उसमें हवाएं जब टकराती हैं तो वो क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं। पाल नौकायन दौड़ होती है, कहां पर, नैनीताल में। और नानक मत्ता कहां पड़ता है आपका, उधम सिंह नगर में। वहां पे नानक सागर में भी जल क्रीड़ाओं के आयोजन किए जाते हैं। तो क्लियर हो गया। ट्रैकिंग्स, अगला है भाई ट्रैकिंग्स। ट्रैकिंग्स अर्थात भ्रमण, अपेक्षाकृत सरल और कम बजट वाला साहसिक खेल, साहसिक पर्यटन है। ये आप पे डिपेंड करता है कि बजट कैसे रखना है ना। अब हम तो उत्तराखंड के लोग हैं, हमारा बजट तो बहुत ही कम होता है, लेकिन जो बाहर से आते हैं वो तो बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, ठीक है। रक्षक लेके आते हैं, छड़ी भी, हम तो कोई भी एक डंडा उठाया वो लेके चल लेते हैं, लेकिन वो लोग वो भी कहां से लाते हैं, डेकाथलॉन से लेके आते हैं छड़ियां जो होती हैं चलने वाली, दो दो, है ना। फिर साथ में कौन से जूते लाते हैं, ट्रैकिंग शूज जो होते हैं। हम तो पीटी शूज में चले जाते हैं, ठीक है। कभी कभी चप्पलों में भी किए हम लोगों ने। चलो खैर, तो ये डिपेंड करता है कि कैसा कैसा करना है ना। बाकी रोप वोप लेके चलते हैं, शूज के नीचे वो क्या होता है वो, नहीं, ताकि स्लिप ना हो किसमें। और हम लोग परिचित हैं, हम लोग नहीं होते स्लिप जब बर्फ में जाते हैं जल्दी से, है। हाँ, स्पाइक्स वाला जो एक्स्ट्रा लगाते हैं वो जूतों में, ठीक है, वो लेके चलते हैं। यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही चल रहे। उनमें से एक है हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, बर्फ में चलने वाले। तो भाई सरल तो नहीं है भाई, अपेक्षाकृत सरल बोल रखा है, इतना सरल भी नहीं है। चलते चलते क्या होता है कई बार, उनसे पूछो, 18 किलोमीटर चलाया मैंने उन्हें, उनसे पूछो कितना सरल है, ठीक है। ये समूह में अथवा अकेले थोड़े अनुभवों से किया जा सकता है। इसमें अनेक दुर्गम और लोकप्रिय स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को निकट से देखने का अवसर मिलता है। ट्रैकिंग्स के लिए गढ़वाल तथा कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम अपने अपने कार्य क्षेत्रों में अनुभवी गाइड्स और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में ट्रैकिंग मार्ग अधिक हैं। राज्य में ज्यादातर ट्रैकिंग मार्ग ग्रीष्मकालीन है। कौन से, ग्रीष्मकालीन है। कुछ ही मार्ग वर्ष भर के लिए उपयुक्त है। लेकिन जैसे आपका, अगर आपको स्वर्गारोहिणी करना है तो वो जुलाई में करना पड़ता है। कब करना पड़ता है, अब लोग बोलते हैं कि बरसात है भयंकर, पर भाई वो बरसात के टाइम पर ही किया जाता है। इस समय क्या आता है, वो ट्रैकिंग उसी समय की जाती है, जुलाई अगस्त में। जुलाई अच्छा माना जाता है, ठीक है जी। कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में ट्रैकिंग अधिक है। राज्य में ज्यादातर ट्रैकिंग मार्ग ग्रीष्मकालीन है, कुछ ही मार्ग वर्ष भर के लिए उपयुक्त है। हो गया। अगला रॉक क्लाइंबिंग, क्या है, रॉक क्लाइंबिंग। दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर विभिन्न तकनीकों के माध्यम से चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। अब ये उन लोगों के लिए जिन्होंने रॉक्स नहीं देखी, हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं कि क्या हो गया, रोड लैंडस्लाइड हो गया, खासकर 2013 की आपदा के समय। हम ऐसा थोड़े कि वहां से वापस हो गए, जहां पे ढेर थे उसी के ऊपर से रास्ता बनाया, निकल लिए। भाई कब तक ऊपर से गिरेगा, एक टाइम आता ना जब बंद हो जाता गिरना, उसी पे हम क्या कर देते हैं। तो हम लोगों ने तो बचपन से किया है, ठीक है। तो रॉक क्लाइंबिंग तो खैर थोड़ा वैसा है, उसमें रस्सी वस्सी मतलब रोप लगानी पड़ती है, उसके माध्यम से चढ़ते हैं। तो दुर्गम पहाड़ी स्थानों पर विभिन्न तकनीकों के माध्यम से चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं। बुरांस खांडा, बुरांस, ये नाम याद रखना आपने, टिहरी में है। कहां पर है, टिहरी में कहा, धनौल्टी के आसपास। बुरांस खांडा टिहरी। सोनगढ़ तथा टेकला, ये उत्तरकाशी में, सोनगढ़ और टेखला, टेखला, टेखला ये उत्तरकाशी में है। थराली और तपोवन ये कहा, चमोली में। किया है, आप थराली से हो, किया है आपने, हाँ जी, अच्छा एसएसबी वाले करते हैं रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। थराली और तपोवन में, चमोली में।
थराली और तपोवन चमोली में, कौड़ियाला टिहरी में, 12 पत्थर नैनीताल में आदि प्रमुख रॉक क्लाइंबिंग स्थल हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण एवं अन्य व्यवस्थाएं दी जाती हैं। जीवन में और कुछ करना ना करना, लेकिन एक कोर्स नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में जरूर करना। अपने आप आपकी समझ में आ जाएगा अनुशासन किसको कहते हैं। क्या अनुशासन अगर आपने सीखना है, भले ही 1 महीने का करना, 2 महीने, अलग अलग कोर्सेज चलते हैं वहां पर। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान वो आपकी क्षमताओं को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अपना। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण और अन्य व्यवस्थाएं देता है। पर्वतारोहण के लिए रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण आवश्यक है। मसूरी और धनौल्टी के बीच में है बुरासखांडा, टिहरी में। ठीक है, पर्वतारोहण के लिए रॉक क्लाइंबिंग का प्रशिक्षण आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण के नहीं जा सकते भाई, क्योंकि रोप लगानी पड़ती है, रोप के माध्यम से चढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब है माउंटेनियरिंग। पर्वतारोहण सबसे साहसिक खेल है। माउंटेनियरिंग सबसे साहसिक खेल है। क्या है? राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ भाई 1905 में टी.जी. लॉन्ग स्टाफ के नंदा देवी अभियान से माना जाता है। यह क्वेश्चन बन चुका है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पहले बना चुका है, दोबारा बना सकता है कि राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब किया गया। आंसर 1905 में। किसके द्वारा किया गया? टी.जी. लॉन्ग स्टाफ के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? टी.जी. लॉन्ग स्टाफ के द्वारा किया गया। नंदा देवी अभियान से माना जाता है। यह अभियान असफल रहा, लेकिन लॉन्ग स्टाफ 5875 मीटर ऊंचे फॉल तक पहुंचने में सफल रहे थे। इस स्थान को अब लॉन्ग स्टाफ फॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉन्ग स्टाफ फॉल। फॉल मतलब कैनियन, कास्केड, स्प्रिंग फॉल, है ना, झरना। लॉन्ग स्टाफ फॉल समझ में आ गया। 5875 छोटी मोटी हाइट नहीं होती है। जब आप 4000 मीटर हाइट पर होते हो तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस के क्या अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। सिर पे हथौड़े बसते हैं। क्या बसते हैं? सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, डायमॉक्स खा के जाना पड़ता है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि सिर में क्या हो रहा, बहुत ज्यादा। देखो 3000 मीटर पे हो, आनंद आएगा आपको। 2, 2500, 3000, 3500 में भी मजा आएगा। ठंड होगी लेकिन आनंद आएगा। जहां 4000 पार किया आपने, उसके बाद थोड़ा दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो 5875 मीटर बहुत बड़ी चीज है भाई। कहां पर चढ़ रहे थे? नंदा देवी में, सबसे ऊंचे शिखर पे उत्तराखंड के। ठीक है, राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव जो रखी वो टिलमैन और उडेल के 1936 में नंदा देवी 7817 मीटर शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ने के साथ पड़ी। क्या पड़ी? नंदा देवी की हाइट क्वेश्चन पूछ रखा है, कितनी है? 78 7817 याद नहीं होता, 7817 याद हो जाता है। 7817 मीटर नंदा देवी। इस पर चढ़े कौन? टिलमैन और उडेल। टिलमैन और उडेल कब चढ़े? 1936 में चढ़े। 1905 में मैंने कहा टी.जी. लॉन्ग स्टाफ ने कोशिश की, लेकिन क्योंकि संसाधन नहीं रहे होंगे उस जमाने में, ठीक है, तो 5875 मीटर तक ही चढ़ पाए, वापस आना पड़ा वहां से। लेकिन 1936 में टिलमैन और उडेल ये नंदा देवी 7817 मीटर शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़े। इसीलिए राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की नींव जब पूछेगा किसके द्वारा रखी गई वास्तविक रूप से, तो टिलमैन और उडेल के द्वारा रखी गई। हो गया। 1954 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे तेंजिंग, है ना, ने एवरेस्ट की चोटी 8848 मीटर पर आरोहण करके भारत में पर्वतारोहण की नींव डाली। भाई एवरेस्ट वैसे सागर माथा बोलते हैं, नेपाल में है एवरेस्ट, सागर माथा, ठीक है, बल्कि एडमंड हिलेरी और तेंजिंग ये चढ़े जब, तो इस अभियान दल के नेता जो थे वो कर्नल हंट थे। वैसे कौन थे? पर कर्नल हंट नहीं पहुंच पाए वहां तक। कौन पहुंचे? ये दोनों लोग पहुंचे, एडमंड हिलेरी। कभी इनका वीडियो देखना, उस जमाने में कोई क्या नहीं था, संसाधन नहीं थे। आज तो हर जगह पर कठिन अभी भी है। अब तो ट्रैफिक जैम हो जाता है वहां पर, इतने लोग जा रहे हैं। ठीक है, पैसा लगता है, अच्छा खासा पैसा लगता है। ट्रैफिक जैम समझ रहे हो? इतनी लंबी लाइन होती कि फंस जाते हैं सारे के सारे पर्वतारोही। तो अब तो रोप लगी हुई सब चीजें हैं, आपके पास क्या है, मौसम की जानकारी है, उस जमाने में नहीं थी भाई। तो
तो कभी वीडियो देखना, तेंजिंग ये एडमंड हिलेरी की स्थिति देखना क्या है, बिल्कुल शरीर में बिल्कुल कंकाल तंत्र जैसे बने हुए हैं। कैसे कठिन होता था भाई, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और तेंजिंग नॉर्गे को इसका फील्ड डायरेक्टर बनाया गया। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट 1954। कहां पर? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहां है? वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग कहां है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय। असम की चाय असम में होगी भाई, दार्जिलिंग की चाय जो होती है वो क्या होती है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दो बड़े हिल स्टेशन हैं वेस्ट बंगाल में, एक है दार्जिलिंग और एक है कालिम्पोंग। बड़े सुंदर जगह है। क्या है? कालिम्पोंग। और कालिम्पोंग यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि कालिम्पोंग नामक हिल स्टेशन कहां पर है? आंसर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। क्लियर हो गया? 1961 में नई दिल्ली में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना की गई। क्या की गई? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना 1961 में कहां पर की गई? आंसर नई दिल्ली में की गई। उत्तराखंड में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण का शौक पैदा करने में मुख्य भूमिका जो है वो दून स्कूल देहरादून, इसकी दून स्कूल देहरादून और मार्टिन गिब्सन वाले होल्ड्सवर्थ जैसे प्रसिद्ध पर्वतारोही शिक्षकों ने निभाई। दून स्कूल देहरादून और मार्टिन गिब्सन एवं होल्ड्सवर्थ जैसे प्रसिद्ध पर्वतारोही शिक्षकों ने निभाई। ये शिक्षक नंदू जुआल व उसके साथियों को बंदर पूंछ शिखर पर साथ ले गए थे। क्या गए थे? बंदर पूंछ शिखर पर साथ ले गए थे। बाद में नंदू जुआल को हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग का प्रथम प्रधानाचार्य भी बनाया गया। क्या बनाया गया? हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग का प्रथम प्रधानाचार्य भी बनाया गया, नंदू जुआल। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता। ठीक है, तो अच्छे स्कूल जो होते हैं वो बताते हैं, कॉन्फिडेंस भरते हैं आपके अंदर। क्या आपको कठिन अभियानों में ले जाते हैं, परिचित कराते हैं कि वास्तविकता क्या है। खाली किताबों में पढ़ने से थोड़े होगा फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। जब आप हिमालय पे जाओगे तब आपकी समझ में आएगा हिमालय है क्या, ग्रेटर हिमालय क्या है, क्या वहां पर समस्याएं हैं, क्या होता है ना। चलो जी, उसके बाद फिर मैं बता दूं कि राज्य में पर्वतारोहण और पथारोहण को नियमित ढंग से चलाने के लिए 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहां पर है? आंसर उत्तरकाशी में है। स्थापना कब हुई? 1965 में। कम से कम 10 या 15 बार मैं क्वेश्चन देख चुका हूं पिछले 21, 22, 23 सालों में। ठीक है, अलग अलग पेपरों में क्वेश्चन देख चुका हूं, इसलिए दोबारा याद कीजिए। 1965 उत्तरकाशी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। इस संस्थान की स्थापना के बाद राज्य में प्रशिक्षित पर्वतारोही की तादाद बढ़ने लगी। राज्य के अधिकांश पर्वतारोही यहीं से प्रशिक्षित हुए हैं। कहां से? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी। 1972 में उत्तराखंड में मतलब राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया। इस विभाग के तहत गठित दोनों मंडलों के विकास निगम पर्वतारोहण और पथारोहण के प्रचार प्रसार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। 1972 उत्तर प्रदेश में थे उस समय हम, पर पर्वतीय विकास विभाग का गठन किया गया। क्या किया गया? पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया उत्तराखंड में? 1972। उत्तराखंड नहीं था उस समय उत्तर प्रदेश था। लेकिन इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया? 1972 में किया गया। क्लियर हो गया? तो पर्वतारोहण और पथारोहण का प्रचार प्रसार करता है। अगला, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, श्रीनगर, पौड़ी, देहरादून, जोशीमठ, उत्तरकाशी आदि नगरों में पर्वतारोहण क्लबों की स्थापना की गई है। इन क्लबों द्वारा पर्वतारोहण से संबंधित अनेक कोर्स चलाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय पर्वतारोहण संस्थान नई दिल्ली द्वारा गढ़वाल हिमालय के 5000 से 7817 मीटर की ऊंचाई वाले 250 पर्वत चोटियों को सूचीबद्ध किया है। कितने हैं ऐसे? 5000 मीटर तक तो आप लोग भी चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। कहां तक दिक्कत होती है? 5000 से ऊपर। फिर चाहिए होते हैं इक्विपमेंट्स। क्या चाहिए होते हैं? इक्विपमेंट्स के बगैर आप नहीं जा सकते। ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होते हैं, गाइड चाहिए होता है, पोर्टर चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज चाहिए होती है। ठीक है, साथ में आपको प्रशिक्षण भी होना चाहिए, है ना।
तो 250 पर्वत चोटियों को सूचीबद्ध किया गया है भाई, जिनमें से कुछ चोटियां सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित हैं, लेकिन शेष पर्वतारोहण के लिए उपयुक्त है। क्या है? शेष पर्वतारोहण के लिए उपयुक्त है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद मैंने बताने हैं कुछ प्रमुख पर्वतारोही। कितना हो गया समय? 40। तो इसको कर दूं पूरा। सबसे पहले जेसी जोशी जी है भाई, राष्ट्रीय पर्वतारोही। श्री जोशी जी का जन्म, जेसी जोशी जी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। ये पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या किया गया? तो लिस्ट दे रखी है, संक्षिप्त की में आप जाएंगे तो अर्जुन अवार्ड जिन जिनको मिला है वो आपको पता है, खाली वो क्षेत्र पूछ सकता है। तो आपने बोलना भाई पर्वतारोहण। जेसी जोशी जी को अर्जुन पुरस्कार क्यों मिला? आंसर, पर्वतारोहण में। क्या? पर्वतारोहण की वजह से। जो क्षेत्र है उनका वो क्या? पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग। ठीक है। बछेंद्री पाल, बहुत जाना माना नाम, बड़ा नाम बछेंद्री पाल, बच्चा बच्चा जानता है, भारत का भी और उत्तराखंड का भी। इनका जन्म मई 1954 में, 1954 में, अरे भाई हाँ 1954 में उत्तरकाशी में हुआ था। 1982 में इन्होंने उत्तरकाशी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से बेसिक और एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स पास किया और उसी वर्ष माउंट कालानाग चोटी 6387 मीटर का सफल आरोहण किया। क्या किया? ठीक है। लगभग उम्र रही होगी उनकी 54 से लगाओ 64, 74 और लगभग 28, एट द एज ऑफ 28 ईयर इन्होंने क्या कर दिया? माउंट कालानाग चोटी 6387 मीटर का सफल आरोहण किया। 1983 में गंगोत्री भाई 6672, थोड़ा और ऊपर चढ़े ये, 6672 मीटर। उसके बाद रुद्र 11 5819 मीटर। फिर उसके बाद माणा चोटियों में भी, माणा चोटियों के प्री एवरेस्ट अभियान दलों की सदस्य रही। अब आपने रखनी है डेट याद, 24 मई 1984। क्या? कम से कम 15-20 बार क्वेश्चन देख चुका हूं। 24 मई 1984 को इन्होंने विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट का आरोहण करके देश की पहली और महिला, विश्व की 5वीं महिला होने का कीर्तिमान अर्जित किया। एवरेस्ट का आरोहण, सफल आरोहण करने वाली विश्व की 5वीं महिला थी कौन? बछेंद्री पाल। और भारत की पहली महिला थी कौन? बछेंद्री पाल। और मैंने बता दिया इनकी उम्र इस समय 30 साल की थी। कितने की? 30 साल की थी। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 30 क्या 40 में भी जाते हैं लोग, 50 में भी जाते हैं जो माउंटेनिंग वाले होते हैं। उसके बाद लगातार ये माउंटेनिंग में रही है। इन्होंने पता नहीं कितने लाखों हजारों लोगों को क्या कर दिया? ट्रेन किया है। ठीक है। अब तक इन्होंने 25 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें से पद्मश्री मिल चुका है इन्हें। 1985 में मिल गया था पद्मश्री। अर्जुन पुरस्कार मिल गया था 1986 में। क्या मिला? फिर मैंने कहा अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट याद करनी है आपने। ठीक है। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन का स्वर्ण पदक मिल चुका है 1984 में। उत्तर प्रदेश सरकार का नेशनल यूथ अवार्ड 1985 मिल चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम दर्ज हुआ इनका 1990 में। उत्तर प्रदेश का यश भारती पुरस्कार 1985 में मिला। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फर्स्ट नेशनल एडवेंचर अवार्ड असाधारण नेतृत्व के लिए 1993 में इन्हें पुरस्कार मिल चुका है। शिरोमणि इंस्टीट्यूट नई दिल्ली का महिला शिरोमणि सम्मान 1997 प्राप्त कर चुकी हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि 1997 में इन्हें दी जा चुकी है। इतने सारे पुरस्कार इन्होंने क्या कर चुके हैं? प्राप्त कर चुके हैं। बहुत बड़ा नाम है। ठीक है। और बालिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। बालिकाओं के लिए क्या, हमारे लिए भी प्रेरणा की स्रोत है। ठीक है। अगले हैं हर्षमणि नौटियाल जी। उत्तरकाशी के इन अंतरराष्ट्रीय पर्वतारोही ने अब तक विश्व की 24 चोटियों पर सफल आरोहण किया है। विश्व की 24 चोटियों पर सफल आरोहण किया है हर्षमणि नौटियाल जी ने। ठीक है। तो भाई ये भी क्या है, बोलते हैं ना कि कुछ देव कृपा भी होती है 24 चोटियों पर सफल आरोहण करना। चलो, चंद्रप्रभा एतवाल जी। ठीक है। चंद्रप्रभा एतवाल पिथौरागढ़ की है ये, और 1984 में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित एवरेस्ट अभियान में यह एक सदस्य रही है। इन्होंने 28 बार हिमालय की दुर्गम चोटियों पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग में भी इन्होंने कई कीर्तिमान बनाए। अब तक इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
1981 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, 1990 में इन्हें भारत सरकार का पद्मश्री मिला, 1993 में रंग रत्न अवार्ड मिला, 1993 में इन्हें नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला, ठीक है। 2010 में इन्हें तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड दिया गया। इनको चंद्रप्रभा एतबाल। अगली हैं सुमन कुटियाल, पिथौरागढ़ जिले की हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं। 16 मई 1993 को एवरेस्ट पर आरोहण किया। भारत सरकार ने 1994 में इन्हें नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया। किनको? सुमन कुटियाल, पिथौरागढ़। सुमन कुटियाल पिथौरागढ़ का संबंध किस खेल से है? आंसर पर्वतारोहण से, ठीक है। लवराज सिंह धर्मसक्तू बोनागांव पिथौरागढ़, कहां के? बोनागांव पिथौरागढ़ के हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही ने भारत विश्व की कई चोटियों पर सफल आरोहण किया। एवरेस्ट को इन्होंने 7 बार आरोहण किया। यहां 1 बार नहीं कर पा रहे हम, ये 7 बार क्या हो गए? हाँ जी, चले गए, पहुंच गए, ठीक है। एवरेस्ट का 7 बार आरोहण किया। इन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। और चंचल सिंह पिथौरागढ़ के हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह कर चुके हैं, ठीक है। मोहन सिंह गुंजियाल, ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं, पर्वतारोही और स्कीइंग खिलाड़ी हैं। स्कीइंग की अब तक 15 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। हरीश चंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने 1965 में चौथे एवरेस्ट अभियान दल के सदस्य के रूप में लक्ष्य तक पहुंचकर पर्वतारोहण का दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित किया था। 1966 में इन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरीश चंद्र सिंह रावत जी कीर्तिमान स्थापित करने वाले कौन से दल में? चौथे एवरेस्ट अभियान दल में 1965 में, जबकि संसाधन नहीं थे। समझ में आया? कीर्तिमान बनाया उस जमाने में। हर्षवर्धन बहुगुणा दिसंबर 1958 में सेना में कमीशन प्राप्त किए। 1971 में एवरेस्ट अभियान हेतु भारत ब्रिटिश संयुक्त अभियान में एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में चयनित हुए, ठीक है, यानी एवरेस्ट पर चढ़े। कौन? हर्षवर्धन बहुगुणा जी सेना में थे, कमीशन प्राप्त किया था। चंद्रशेखर पांडे अंतरराष्ट्रीय हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाली ये पहले भारतीय हैं। हिमालयन रन एंड ट्रैक स्पर्धा आयोजित कराने वाले पहले भारतीय कौन है? चंद्रशेखर पांडे जी। अगले हुकुम सिंह रावत, सेना में रहते हुए 1963 से 1966 तक लद्दाख के कई शिखरों पर चढ़ने में सफल रहे। 1991 में इनके नेतृत्व में पर्वतारोही दल कंचनजंगा, पता है ना? हाँ जी, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम की चोटी है। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कहां पर है? सिक्किम में है। क्या नाम है भाई? अगर पूछेगा संसार की सबसे ऊंची चोटी, तब तो वो तो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। बच्चा जानता है 8,848 मीटर, तो नेपाल में है, सागर माथा। लेकिन भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, खगचेंद्रजोंगा, कंचनजंगा। सिक्किम जब आप जाओगे तो वहां से आपको कंचनजंगा के क्या होंगे? दर्शन होंगे। शायद नेपाल बॉर्डर और सिक्किम की बॉर्डर पर कंचनजंगा मिलेगा आपको, ठीक है। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, लेकिन भारत की सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2। तो K2 पर चले भाई कौन? हुकुम सिंह रावत जी। 1991 में इनके नेतृत्व में पर्वतारोही दल कंचनजंगा पर आरोहण करने में सफल रहा। 1992 में इन्होंने 6 सदस्यों को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाकर विजय पताका फहराई। पर्वतारोहण संस्मरणों पर लिखी इनकी कंचनजंगा एक चर्चित पुस्तक है। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता भाई, हु रोट द बुक कंचनजंगा? आंसर हुकुम सिंह रावत। और जो इनके जो अनुभव होंगे ना, आप किताब भी पढ़ लो, वो बयां नहीं किए जा सकते। लिखा होगा उन्होंने, लेकिन कुछ अनुभूतियां जो होती हैं उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने वो जो सनराइज देखा होगा या जो रात बिताई होगी कंचनजंगा पर, उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? कर सकते हो? बहुत कठिन है एक्सप्लेन करना, है ना। वहां के लिए वहीं जाना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगा। हर्षवंती बिष्ट भाई, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट। अच्छा, पहले मैं बता दूं, रतन सिंह चौहान जी हैं भाई, टिहरी जिले के हैं रतन सिंह चौहान जी। ये राष्ट्रीय पर्वतारोही, अब तक एवरेस्ट सहित 48 से अधिक चोटियों पर आरोहण कर चुके हैं। कितनी? 48 चोटियों पर आरोहण कर चुके हैं। यहां कुंजापुरी नहीं जा पा रहे आप लोग पैदल, है? भद्रकाली में जाते जाते क्या फेफड़े जवाब दे जा रहे हैं। 48 से अधिक चोटियों पर आरोहण कर चुके हैं। अगला
हर्षवंती बिष्ट, डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, इनका जन्म 1954 में पौड़ी में हुआ था। 1981 में नंदा देवी पर चढ़ी। 1984 में इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया, है ना। और 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। क्या किया गया? अब इसमें भाई तांगसी और नुंगसी का नाम नहीं दे रखा है। तांगसी और नुंगसी का नाम भी नाम नहीं भूलना है आपने। वो भी एवरेस्ट पर आरोहण किया उन्होंने और विश्व की कई चोटियों पर क्या कर चुकी हैं। 2 बहनें हैं, देहरादून की हैं, तो उनके बारे में ढूंढिए, तांगसी और नुंगसी, देखिए। और मैंने कहा जो ग्रेटर हिमालय के जो मूल निवासी हैं ना, वो भूटिया लोग हैं। कौन है? भूटिया लोग हैं। ब्लड में है हिमालय, किसमें? खून में। हीमोग्लोबिन की जगह क्या है? हिमालय। समझ में आया? तो भाई ये मैं इसमें इतना ही बता रहा हूं। अब अगला चैप्टर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।